Students, I am Vijay Kumar Singh again in front of you. In previous video, we have discussed about heating effect of electric current. उस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई पर कोई भी गैजेट हीट प्रोड्यूस करता है और उस हीट का हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन डेली लाइफ में करते हैं, जैसे आयरन, ओवन, हीटर, फिलामेंट लैम्प, ये सभी में हम उसका यूज करते हैं। वहाँ पर आपको एक इक्वेशन आया था, जो इक्वेशन आप कल देखे थे, जो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसे मैंने बताया था कि इसे जूल्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये जूल्स लॉ 1841 में इन 1841 साइंटिस्ट नेम जूल गेव दिस 3 लॉज। इसमें से जूल्स ने इसी इक्वेशन के आधार पर ये उसने स्टैबल किया और इसको 3 पार्ट में बांटा, जिसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है, हीट। तो इसमें अब देखिए कि ये किस तरह से जूल्स ने कहा। सबसे पहला, द हीट developed in a conductor is directly proportional to the square of the current flowing through it, provided the resistance of the conductor and the time for which current is passed remain constant। अर्थात जब रेसिस्टेंस जो उस गैजेट का है और जो टाइम ड्यूरेशन तक जो करंट पास किया गया है, ये अगर कांस्टेंट हो तो गैजेट में प्रोड्यूस हीट जो है करंट का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जहां पर क्या हो गया, वेयर आर एंड टी रिमेन कांस्टेंट। ये जूल्स का फर्स्ट लॉ कहलाता है। सेकंड में देखिए, द हीट developed in a conductor due to current flowing through it is directly proportional to the resistance of the conductor। जहां पर प्रोवाइडेड करंट एंड टाइम जो है सो कांस्टेंट रहेगा, अर्थात एच वैरीज एज प्रोपोर्शनल टू आर। यहां पर वेयर आई एंड टी अर्थात करंट एंड टाइम ड्यूरेशन जो है सो रिमेन कांस्टेंट।
टाइम को बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा, करंट जितना फ्लो कर रहे हैं वो फ्लो करने रहेगा कि पार्टिकुलर मटेरियल जो यूज किया गया है रेसिस्टेंस के रूप में, ये सेकेंड लॉ कहलाता है। थर्ड में द हीट डेवलप्ड ड्यू टू current flowing in a conductor is directly proportional to the time. For which the current is passed provided that the resistance of the conductor and the current passing through it remains constant। अर्थात हीट जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम का प्रोपोर्शनल होगा अगर ये आई करंट और ये रेसिस्टेंस जो प्रोवाइड किया गया कांस्टेंट रहे। ये जूल्स का थर्ड लॉ कहलाता है। अर्थात जूल्स ने ये कहा कि जो किसी भी ये कंडक्टर जो रेसिस्टेंस के रूप में यूज किया गया है किसी भी गैजेट में, अगर उसका रेसिस्टेंस और ये टाइम अर्थात रेसिस्टेंस और टाइम ड्यूरेशन जितना समय तक करंट का फ्लो हो रहा है ये अगर कांस्टेंट रखा जाए तो गैजेट में प्रोड्यूस हीट जो होगा करंट के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि हीट कंडक्टर के रेसिस्टेंस का प्रोपोर्शनल होगा यदि उसमें करंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसे अगर कांस्टेंट रखा जाए तो रेसिस्टेंस का वह प्रोपोर्शनल होता है प्रोड्यूस हीट गैजेट का। तीसरा चीज उन्होंने कहा कि हीट जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम का प्रोपोर्शनल होगा यदि उसमें फॉलोइंग करंट और गैजेट या कंडक्टर का रेसिस्टेंस को अगर कांस्टेंट रखा जाए। तो इस आधार पे जूल्स के जो ये तीनों लॉ हैं जो इस इक्वेशन से हमें ऑब्टेन होता है, इसने ड्रामेटिक चेंज लाया डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के कंस्ट्रक्शन में, उसके फंक्शन में, जिसके हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि उसका बहुत सारा डेली लाइफ में जो हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंस यूज करते हैं वह किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी एक चीज आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी सर्किट में या किसी गैजेट में एक या एक से अधिक रेसिस्टेंस का अगर उपयोग होता है तो हम सामान्य तौर पर यह सोचते हैं कि जिसका रेसिस्टेंस अधिक होगा, जिस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस ये ज्यादा होगा वह जो है उसमें अपोजिंग कैपेसिटी अधिक होगी वह। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे जो दैट फॉर ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं टी टाइम तक अमाउंट तक तो हीट जो प्रोड्यूस होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द रेसिस्टेंस का। अर्थात जिसका रेसिस्टेंस अधिक होगा उससे हमें जनरल तौर पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। और ये होता है क्या कि जिसका रेसिस्टेंस लेस है, जिस रेसिस्टेंस का उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। अब चलिए इस इक्वेशन को देखिए। जैसे हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं कि I = V/R होता है। दूसरा अभी हमने ये जूल्स लॉ जो एस्टैब्लिश किया था H = I² होता है। ये दोनों इक्वेशन से हम क्या पाते हैं, जो ये I का मान अगर हम यहाँ पर देते हैं तो फ्रॉम इसमें यहाँ से तो H = हमें क्या आ जाता है V/R का स्क्वायर इंटू R इंटू T। यहाँ पर देखिए ये हो गया V²/R² इंटू R इंटू T। ये R और ये एक R यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा V²/R इंटू T। ये आपको बचता है। अब इससे क्या क्लियर हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस और ड्यूरेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम और अमाउंट ऑफ producing heat is inversely proportional to the resistance of the conductor। इससे क्या क्लियर होता है, it is
clear that for given potential difference V and टाइम t, यह हमें अगर दिया हुआ है टाइम t, amount of produced heat is inversely proportional to resistance of the conductor. अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है जो if the conclusion, if the same potential difference are provided in two different resistors, then more heat is produced on resistor having less resistance. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट है इसका, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसी के द्वारा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. ये इक्वेशन हमें वो शो करता है. अगर ये जो है, अगर हमको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और ये टाइम को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, सेम रखते हैं, तो हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस. Produced heat is inversely proportional to the resistance. Thank you. Have a nice day.